आज 11वीं की कक्षा में हम जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा है कि जो जीवाणु होते हैं या जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, सामान्यतः ये जीव एक कोश की प्रोकैरियोटिक संरचनाएं होती है जो प्रकृति में पाई जाती है। इनकी संख्या तो वैसे असंख्य होती है और मनुष्य के चारों ओर, उसके शरीर के चारों ओर, एनवायरनमेंट में, वायु में, मिट्टी में, जल में, सभी जगह ये उपस्थित होते हैं। जैसे ही जीवाणुओं का नाम आता है वैसे ही हमारे ध्यान में एक चीज़ आ जाती है कि जीवाणु जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायी है, कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन वास्तविकता में सिर्फ 25% जीवाणु या 25% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं या कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर तंत्र को प्रभावित करते हैं। लेकिन 75% जीवाणु या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे हमें लाभ प्राप्त होते हैं, ये हमारे लिए लाभकारी है। आज इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। इसमें दो चीज़ें आती है, एक बिंदु बनता है इसमें, इसको कहा जाता है जीवाणुओं से होने वाले लाभ, और दूसरा बिंदु बनता है जीवाणुओं से होने वाली हानियाँ। इन दो बिंदुओं के अंतर्गत हम जीवाणुओं के आर्थिक महत्व का अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु आता है जीवाणुओं से होने वाले लाभ। जीवाणु हमारे लिए कैसे लाभकारी है, जीवाणु कैसे मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो लाभ देते हैं या उनके लिए लाभकारी क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो इसमें कुछ बिंदु बनते हैं, जैसे जीवाणुओं से होने वाले लाभ को हमने कुछ भागों में बांट लिया है अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से। जैसे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले लाभ कृषि के क्षेत्र में, अर्थात कृषि के क्षेत्र में जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है। जीवाणु औद्योगिक क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे लिए कैसे लाभकारी है। तीसरा बिंदु आता है जीवाणु चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे लाभकारी है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनसे हमको क्या लाभ प्राप्त होते हैं, और जीवाणुओं का पर्यावरणीय संतुलन में क्या महत्व है, अर्थात ये पर्यावरणीय संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो चार बिंदुओं के अंतर्गत हम जीवाणुओं के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। पहला बिंदु आता है जीवाणुओं का कृषि के क्षेत्र में महत्व। एग्रीकल्चरल फील्ड में जीवाणु कैसे लाभकारी होते हैं। तो हम पाते हैं कि जब कृषि के क्षेत्र में हम जाते हैं तो पहली जो चीज़ आती है वहाँ पर वो होती है मिट्टी, या इसको कहा जाता है मृदा। क्योंकि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए सभी प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो सॉइल से या मृदा से ही अवशोषित करते हैं। तो मृदा के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कृषि के क्षेत्र में मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में भी माइक्रोब्स यूजफुल होते हैं। इनके द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाओं का संचालन किया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता अधिक होती है, बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम एक जीवाणु के बारे में। इस जीवाणु को कहा जाता है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ये भी यूनिसेल्युलर एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होता है, और इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता होती है कि ये वायुमंडल की आणविक नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि प्रकृति के अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है जो वातावरण की आणविक नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित कर सके। सिर्फ राइजोबियम जीवाणु के पास एक क्षमता पाई जाती है कि वो वायुमंडल की स्वतंत्र आणविक गैसीय रूप में उपस्थित नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देता है। उस यौगिक का उपयोग ही पौधों के द्वारा किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में। प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पौधा जिसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है, वो नाइट्रोजन कोई भी प्रत्यक्ष रूप से यूज नहीं कर सकता। उसके लिए यहाँ पर हमको राइजोबियम की आवश्यकता होती है। ये राइजोबियम जो दलहनी पौधे होते हैं, लेगुमिनेसी कुल के प्लांट्स, उनके साथ में सहजीवी संबंध स्थापित करता है और आणविक नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करता है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। जितनी ज़्यादा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा
मात्रा होगी, पौधों की ग्रोथ, पौधों की वृद्धि उतनी ही अच्छे तरीके से होगी। तो कृषि के क्षेत्र में ये राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत ही यूजफुल है। कई किसान आजकल जो है उसका यूज जो है पैकेट के रूप में करते हैं, पैकेट के रूप में उसका छिड़काव किया जाता है खाद के रूप में। इसी प्रकार से एक बैक्टीरिया और होता है, इसको कहा जाता है नाइट्रोसोमोनास। एक बैक्टीरिया होता है, इसको कहा जाता है नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टीरिया जो होते हैं सड़े गले मृत जो पौधों के अवशेष होते हैं खेत के अंदर मिट्टी में, उनके शरीर में उपस्थित अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट का कन्वर्जन करते हैं। अर्थात ये जीवों के शरीर से जो सड़े गले मृत अवशेष होते हैं उनसे नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, वो भी मिट्टी के अंदर जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता का निर्माण होता है या उर्वरकता जो है वो बढ़ जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, जिनका यूज किया जाता है सामान्यतः, और अभी किसानों को सलाह भी दी जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाए। इसलिए फसल चक्र एक विषय आता है कि जो है वो अदल बदल कर जो है फसलें खेतों के अंदर बोई जानी चाहिए। फिर दूसरा बिंदु आता है जीवाणुओं के लाभ में औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइक्रोब्स का क्या यूज है। तो यहाँ पर भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। जैसे उदाहरण के लिए डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर दूध से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ये माइक्रोब्स जो है वो यूजफुल होते हैं। वहाँ पर भी माइक्रोब्स हमारे लिए लाभकारी है। जीवाणुओं का औद्योगिक क्षेत्र में महत्व, औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार से लाभकारी है, हम पाते हैं कि एक क्षेत्र होता है डेयरी इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है, या डेयरी उद्योग जो होता है, इसमें भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का यूज है। हम देखते हैं कि दूध से दही बनता है, पनीर का निर्माण होता है, घी का निर्माण होता है, योगर्ट बनता है और अनेक प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। इन सब में बैक्टीरिया का यूज है। यहाँ पर जो जनरली बैक्टीरिया होता है इसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर जो है यूजफुल है डेयरी इंडस्ट्री। पूरी डेयरी इंडस्ट्री जो है वो इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पर ही बेस्ड है। इसी प्रकार से चमड़ा उद्योग में हम देखते हैं कि जो चमड़े से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, चमकदार होते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये होती है कि जब जानवरों के शरीर से चमड़ा निकाला जाता है तो उसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, रुए पाए जाते हैं, रोग होते हैं। तो उन रोग को, बालों को अलग करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। वहाँ पर माइक्रोब्स जो है वो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा उन रेशों को, उन रोग को जो है चमड़े से अलग कर देते हैं और फिर उस चमड़े का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर भी माइक्रोब्स जो है वो यूजफुल है। इसके अलावा हम देखते हैं चाय उद्योग में, चाय की जो पत्तियां होती है सामान्यतः उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। तो यहाँ पर भी जब पौधों से चाय की पत्तियों को तोड़ लिया जाता है उसके बाद फिर उनको भिगो दिया जाता है। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया की प्रेजेंट में उनका भी फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है और चाय की पत्तियों की कड़वाहट कम हो जाती है और उसमें एक विशिष्ट सुगंध आती है। तो इस प्रकार से चाय इंडस्ट्री में भी जो है वो माइक्रोब्स जो है यूजफुल होते हैं। अभी आधुनिक में जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में भी माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है। अभी अमेरिका की एक कंपनी है वो सूडोमोनास बैक्टीरिया का यूज करती है कच्चे तेल को साफ करने के लिए। तो जो कच्चा तेल प्राप्त होता है वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ, उसका शोधन करने के लिए सूडोमोनास बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हम देखते हैं बहुत सारे एसिड अभी आए हैं, जैसे सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। ये जो एसिड होते हैं सामान्यतः हमको प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं, लेकिन वर्तमान में ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले इन प्रोडक्ट्स का जो है वो यूज किया जाता है वर्तमान में। इस प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर में माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बैक्टीरिया बहुत ही यूजफुल है। वर्तमान जो चिकित्सा पद्धति है उसमें बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले उत्पादों का यूज किया जा
प्रकार के रोगों के इलाज में। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं एक वर्ड आता है यहाँ पर जिसको कहा जाता है प्रतिजैविक या इसको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? तो एक ऐसा पदार्थ जो किसी जीवाणु के द्वारा स्रावित किया जाता है और किसी दूसरे जीवाणु को नष्ट कर देता है। एक जीवाणु के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ जब किसी दूसरे जीवाणु को मार देता है तो वो पदार्थ प्रतिजैविक कहलाता है। उस पदार्थ को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और आज के समय की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण का इलाज प्रतिजैविक के बिना नहीं किया जा सकता। वहाँ पर एंटीबायोटिक्स आवश्यक होता है। कोई भी डॉक्टर हो, नॉर्मल इन्फेक्शन भी हमको होता है तो वो विभिन्न प्रकार के हमको एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स हमको बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। यदि जीवाणु ना हो तो किसी जीवाणु के द्वारा होने वाले संक्रमण को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए भी चिकित्सा के क्षेत्र में माइक्रोब्स का यूज है। इसके अलावा बैक्टीरिया से हमको एंजाइम्स प्राप्त होते हैं। एंजाइम्स अभी हम देखते हैं कि कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, लोगों को सही तरीके से पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है या एंजाइम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो उस परिस्थिति में एंजाइम्स को कहाँ से प्राप्त किया जाए? तो बाहरी माध्यम से हम देखते हैं कि जो दवाइयाँ प्राप्त होती है, जो टैबलेट होती है, जो जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीएज, अमाइलेज, है ना, लाइपेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा आजकल बनाए जा रहे हैं। और बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए इन एंजाइम्स का यूज जो है चिकित्सा पद्धति में किया जा रहा है। इसी प्रकार से अभी हम देखते हैं विटामिन्स। आप जानते होंगे कि जो विटामिन्स होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट्स ही है। सिर्फ पौधे ही विटामिन्स को बना सकते हैं, अन्य कोई ऐसा जीव नहीं होता है जो विटामिन्स को बना सके। इसलिए हमको फलों से, सब्जियों से विटामिन्स जो है वो प्राप्त करने होते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि हमारा शरीर जो है उस विटामिन्स को पौधों से सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस परिस्थिति में माइक्रोब से भी विटामिन्स का उत्पादन किया जाता है और उन विटामिन्स का यूज किया जा रहा है। वर्तमान चिकित्सा पद्धति में हार्मोन्स भी बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जैसे एक डिसीज होती है जिसको डायबिटीज कहते हैं और उस डायबिटीज के उपचार के लिए जिस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है उसको इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन शरीर के अलावा और कहीं नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो इंसुलिन का भी उत्पादन कर रहे हैं और वो डायबिटीज के इलाज में उसका यूज किया जा रहा है। इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो है हमारे लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी है। चौथा बिंदु आता है जीवाणुओं में। पर्यावरणीय संतुलन में जीवाणुओं का महत्व क्या है? पर्यावरणीय संतुलन से क्या तात्पर्य है? पर्यावरणीय संतुलन का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार के जीव, चाहे वो पौधा हो, जंतु हो, चाहे वो एक कोश की जीव हो, चाहे बहुकोश की जीव हो, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर है। यदि हम ऐसा सोचें कि सिर्फ पृथ्वी पर जंतु ही हो, पौधे ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से पौधों से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हम यदि सोचें कि पृथ्वी पर जीवाणु ना हो, सिर्फ पौधे और जंतु हो, तो ऐसा भी संभव नहीं है क्योंकि जब जंतुओं की मृत्यु होती है, जब पौधों की मृत्यु होती है तो उनके शरीर का अपघटन, उनके शरीर के मृत मलबे को इस पर्यावरण से, इस पृथ्वी से हटाने का कार्य भी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है वो पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्व के हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 75% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी है। इस विषय में आगे हम चर्चा करेंगे जीवाणुओं से होने वाली हानियां। 25% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं मनुष्य के शरीर तंत्र को प्रभावित करते हैं, कहीं न कहीं वो हमारे बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती है। जब जैव रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर की प्रभावित होती है, जब हमारा अंग तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं करता है तो उस दशा को हम कहते हैं रोग। तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने के लिए भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अनेक प्रकार के डिसीज इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। मनुष्य में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं, पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं और जानवरों में भी इनके द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। मनुष्य में उत्पन्न होने वाले कुछ रोगों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे
कोकाई सेट का बैक्टीरिया है ये, डिप्लोकोकस निमोनी के नाम से ये बैक्टीरिया जाना जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये हवा के माध्यम से, जो नम हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, उसके माध्यम से बच्चों के लंग्स में प्रवेश कर जाता है। लंग्स के अंदर एल्कोलाई पाए जाते हैं जहाँ पर हवा होती है, उन कोशिकाओं के अंदर में संक्रमण इन्फेक्शन उत्पन्न कर देता है और इन्फेक्शन उत्पन्न करने के कारण बच्चों के लंग्स में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, वेंटिलेशन प्रभावित होता है, जो श्वास नहीं ले पाते, हाई टेम्परेचर का फीवर होता है। इस डिसीज को निमोनिया कहा जाता है और ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। अब इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो निमोनिया रोग होता है, सामान्यतः तो हम देखते थे कि इसका कोई वैक्सीन नहीं था, लेकिन अभी सन 2019 से निमोनिया का भी वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ चुका है। अब ये वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को निमोनिया रोग नहीं होता है। एक डिसीज होती है, ये भी लंग से रिलेटेड डिसीज होती है, इसको हम बोलते हैं टीबी। ये भी फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है टीबी। ये भी जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु को कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से ये बैक्टीरिया जाना जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके नाम पर इसको टीबी पढ़ा जाता है। टीबी मीन्स होता है ट्यूबरकुलोसिस। ये भी लंग्स के द्वारा होने वाला एक इन्फेक्शन है, लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन है, जिसमें लंग्स के अंदर कफ बनता है, बलगम के साथ में खून आता है। यदि 15 दिन से ज़्यादा समय तक लगातार खांसी आती है बलगम वाले, तो वो टीबी हो सकती है। अभी इसका भी जो है वो उपचार होता है एंटीबायोटिक्स के द्वारा, आसानी से ये ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक डिसीज के बारे में और हमने सुना है, इसको कहा जाता है टाइफाइड। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टाइफाइड। बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड नामक रोग उत्पन्न किया जाता है। यह भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जल के कारण होता है। हाई टेम्परेचर पर जो है फीवर होता है, इसमें लीवर अफेक्ट होता है। एक डिसीज होती है, इसको कहा जाता है हैजा। हैजा भी एक प्रकार का जो है डायरिया होता है, वोमिटिंग, उल्टी दस्त होते हैं इसमें भी। और जो बैक्टीरिया होता है उसको कहा जाता है विब्रियो कोलरा। कोलरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, विब्रियो कोलरा नामक डिसीज बैक्टीरिया है। इसके अलावा भी अन्य रोग होते हैं, जैसे गोनेरिया होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक डिसीज होती है, इसको कहा जाता है सिफिलिस। ये दोनों एसटीडी की श्रेणी में रखे जाते हैं। एसटीडी मीन्स होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो जेनाइटल ऑर्गन्स में, जनन अंगों में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके लिए भी जो है निजेरिया कोलेरी नामक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, और ट्रिकोनेमा पैलिडम नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा सिफिलिस रोग उत्पन्न किया जाता है। यदि हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि कम से कम 75 प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न किए जाते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे जानवरों में एंथ्रेक्स डिसीज, बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फूड पॉइजनिंग होता है ना, जो फूड पॉइजनिंग होता है वो क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा